श्री हनुमान बेनीवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सदन में आज वित्त विधेयक 2025 पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। सभापति जी, आपने भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% करने की बात कही है। क्या ऐसा निर्णय भारत की कंपनियों के हितों के लिए उचित होगा? मेरा सुझाव वित्त मंत्री के देश में राज्यों की स्थितियों के अनुरूप तेजी से ढलना चाहिए और आर्थिक कारकों को आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित रहने देना चाहिए। सभापति जी, दवाइयों पर छूट, आपने कैंसर सहित कई दवाइयों पर कस्टम छूट की बात की, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा, आपसे मांग करूंगा मैं सरकार से कि मस्कुलर एट्रोफी और डिस्ट्रोफी जैसी बीमारी के इलाज के लिए विदेश से इंजेक्शन खरीदने पड़ते हैं। उसकी कीमत 16 करोड़ से अधिक है, जो आम आदमी के लिए खरीदना संभव नहीं है। मेरी मांग है ऐसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दवाइयों का उत्पाद भारत में शुरू और सरकार के स्तर से आयात करके निःशुल्क उपलब्ध करवाने की। मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग प्रयास करते हैं बच्चों को बचाने का, लेकिन वो 2, 5, 7 करोड़ रुपए तक ही इकट्ठा कर पाते हैं, वो 16 करोड़ की रेंज तक नहीं पहुंच पाते। हम भी अपील करते हैं, तो मेरी ये मांग है कि सरकार इसके अंदर ध्यान दें। सभापति महोदय, कृषि उपकरणों पर टैक्स फ्री, मेरी मांग है कि ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त करने का आवेदन प्राप्त हुआ। मैंने कई बार मांग उठाई, पुनः सदन के माध्यम से मांग करता हूं ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों को जीएसटी फ्री किया जाए। सभापति महोदय, आज सदन में 14.4 लाख एलआईसी एजेंटों की पीड़ा को मैं रख रहा हूं, जिनका अभी बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली के अंदर हुआ था। ये वही लोग हैं जो देश के 40 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी धारकों से बीमा सुरक्षा इन तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज इनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया गया। सरकार और IRDAI ने मिलकर ऐसे नियम बना दिए जो एलआईसी एजेंटों के पेट पर लात मारने का काम करें। मेरी मांग है कि इनकी एलआईसी एजेंटों की बात को भी सुना जाए। सभापति महोदय, ऋण सीमा बढ़ाने के साथ आय बढ़ाने के उपायों पर सरकार को विचार करना चाहिए। आपने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से 5 लाख रुपए करने की घोषणा की। इस निर्णय का अध्ययन किया तो सामने आया कि सरकार की मंशा केवल दिखावा करना, क्योंकि देश के किसान, मछुआरे और डेयरी किसान पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे हैं। उनकी आय नहीं बढ़ी, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा, प्राकृतिक आपदाएं लगातार खेती को नुकसान पहुंचा रही है और सरकार सिर्फ ऋण सीमा बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रही है। इसलिए कर्ज बढ़ाना समाधान नहीं, आय बढ़ाना जरूरी है। मैं मांग करता हूं कि आय बढ़ाई जाए। सभापति महोदय, भारत और IIT, सभापति जी, भारत सरकार ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में IIT में विद्यार्थियों की संख्या 65,000 से बढ़ाकर 1.35 लाख कर दी गई और हाल ही में स्थापित 5 नए IIT में 65,500 छात्रों के लिए अतिरिक्त अधोसंरचना विकसित की जाएगी। मेरा निवेदन है कि संख्या बढ़ाने मात्र से गुणवत्ता नहीं बढ़ती। आज भी अधिकतर नए IIT में प्रशिक्षित फैकल्टी की भारी कमी, रिसर्च फंड की कमी, आधुनिक लेबर सुविधाओं का अभाव है। सभापति महोदय जी, CSR का उपयोग, मैं वित्त मंत्री जी को उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर, नागौर सहित कई जिलों में कार्य कर रही गैस, तेल, सीमेंट सहित दूसरी कंपनियां अपने CSR फंड का उपयोग वहां नहीं करती। आज जिस गांव से गैस निकलती है उस गांव के प्रत्येक घर में गैस चूल्हे तक नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत व्यय की जाने वाली कंपनी के प्रचलन क्षेत्र यानी उस जिले में ही विकास में व्यय करने का आदेश सरकार फरमाए, प्रावधान बनाया जाए। सभापति महोदय, लास्ट में मेरी बात रखूंगा, किसानों को आयकर के दायरे में लाने का जरिया FPO। आज आप FPO के माध्यम से किसानों के उत्थान की बात करते हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि FPO को कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर क्यों करवाया जा रहा है? मैं सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि सरकार FPO के माध्यम से देश के किसानों को आयकर नेट के दायरे में लाना चाहती है, क्योंकि कंक्लूड कर लास्ट समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि अभी कृषि उपज पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसलिए मंत्री जी इस पर अपना व्यक्तित्व जरूर दिया कि FPO के माध्यम से अर्जित आय पर टैक्स रहने का प्रावधान टैक्स फ्री करेंगे। पढ़ लीजिए, पॉइंट पढ़ रहा हूँ सर, मैं तो समाप्त कर रहा हूँ सर, समाप्त कर रहा हूँ। टोल टैक्स, मैडम सभापति महोदय, मेरा सबसे पहले सवाल GST को लेकर के